सभी को नमस्कार। आपका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में स्वागत है। ये लेक्चर कक्षा 11 के यूनिट 5 उपभोक्ता संतुलन और मांग के विषय में है। ये यूनिट 5 का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड लेक्चर की आज बात करेंगे। सेकंड लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें हम। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके सिलेबस की बात कर ली थी कि इसका सिलेबस क्या है, 13 मार्क्स की ये यूनिट है, क्या क्या इस सिलेबस में है, उपभोक्ता संतुलन और ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमने उपभोक्ता क्या होते हैं ये पढ़ लिया था। यदि आपने नहीं पढ़ा है, ये लेक्चर नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तैयार ढंग से नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको पहले तैयार कर ले, मेरा ये सेकंड लेक्चर तब देखें। तो उपभोक्ता क्या होता है ये पढ़ लिया था। उपभोक्ता द्वारा वस्तु को खरीदना या किसी वस्तु की मांग करना किन किन तत्वों पर निर्भर करता है। ये 6 तत्वों की बात हो गई थी हमारी। वस्तु की कीमत, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, व्यक्ति के पास धन की योग्यता का होना, वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, धन खर्च करने के लिए तत्परता होना। इसके बाद हमने उपयोगिता, यूटिलिटी के बारे में बात करी थी। इसकी परिभाषा है ना, 2 परिभाषाएं पढ़ी थी। दोनों परिभाषाएं, यूटिलिटीज़ को काय में नापा जाता है, यूटिल में नापा जाता है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, क्या इसका फार्मूला है, और मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, क्या इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। इन दोनों का संबंध शो करने के लिए, दिखाने के लिए हमने एक टेबल पढ़ी थी, ये वाली। इस टेबल के बाद इसमें 6 यूनिट थी। इसके बाद ही इस टेबल से हमने एक ग्राफ भी बनाया था। इस ग्राफ को फिर हमने हाथ से भी बना के देखा था कि हाथ से कैसे बनेगा। सिंपल सा, एक लाइन सीधी ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, यहाँ से शुरू करो, अभी भी लाइन ही खींच रही है सीधे, यहाँ से रख के ऐसे चलो, एक ऐसे चलो, ये मैक्सिमम हो गया, ये टोटल यूटिलिटी हो गई, ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गई बेटा। ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। और ये लाइन केवल मैंने आपको ये दिखाने के लिए कि जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है वहाँ पर आपको ये लेकर जाना है, वहाँ पर मैक्सिमम दिखाना है, इसलिए ये लाइन डाल के दिखाई थी। चलिए, इसको y ये ज़रूर लिखना है आपको हमेशा, इसको x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ 0 या ओरिजिन बोलते हैं इसको। इसके बाद कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध की बात कर ली थी हमने कि सीमांत उपयोगिता, इसको हम और शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखें, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव देन TU increase. When marginal utility is equal to 0, then total utility maximum, ऐसा ही है। और when, तीसरा ये पढ़ा था हमने, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू नेगेटिव, देन TU कितनी हो जाएगी, मे बी डिक्रीजिंग, या इसको और हम ऐसा ही लिख देते हैं, TU क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तक की बात हमारी पिछले लेक्चर में हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं घटती हुई ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता, इसमें पहले हम थोड़ा सा टेबल पे चलते हैं, दोबारा से वही चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी। ये सीमांत उपयोगिता, पहले एप्पल से कितनी मिली थी हमें, 12, दूसरे एप्पल से 6, तीसरे से 4, चौथे से 2, फिफ्थ से 0, अर्थात सीमांत उपयोगिता 12, 6, 4, 2, 0 घटती जा रही है। 12 से 6 हो गई, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, और 0 से भी कितनी हो जाएगी फिर -2, ये वाली है। यहाँ भी हम देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी नीचे जाती जा रही है, एक स्थिति में नेगेटिव भी हो जाती है।
यहाँ भी हम देख रहे हैं कैसे ले गए टोटल यूटिलिटी को, नीचे ले गए, यही तो एमयू लिखी थी हमने। तो टोटल यूटिलिटी हमेशा घटती है। इसको हम यदि एक नियम के अनुसार बात कर लें तो वो नियम कहलाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। बस अब शब्दों की बात रहेगी, समझ तो हम जानते तो हैं ही। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यही तो पढ़ा था हमने। लगातार उपयोग कर रहे हैं, पहले पहला एप्पल खाया, फिर दूसरा एप्पल खाया। पहले एप्पल से कितनी यूटिलिटी मिली हमें? 12। दूसरे एप्पल से कितनी मिली? फिर 6 ही मिली। तीसरे से 4 ही मिली। चौथा फिर कंज्यूम किया, 2 ही मिली। तो लगातार घटती जाती है। यही ह्रासमान या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ कहता है कि मानक इकाइयों, अब ये 2-3 चीज़ें हम भी पढ़ते हैं। मानक इकाई क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट्स का लगातार, ये एप्पल लगातार खाने हैं। हाँ, ये अभी क्या क्या कंडीशंस हैं ये हम अभी पढ़ते हैं। मानक इकाइयाँ लगातार अधिक से अधिक क्या होते हैं? तो फिलहाल तो समझ आ गया होगा, मानक इकाइयों का लगातार अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अर्थात हम संतुष्ट होते जाते हैं ना। पहले में जितनी संतुष्टि मिली, फिर हम थोड़े से संतुष्ट हो गए, फिर दूसरे एप्पल में उतना संतुष्टि या उतना मज़ा नहीं आया, इसलिए यूटिलिटी घट गई। फिर 2 एप्पल से और ज़्यादा संतुष्ट हो गए, 2 एप्पल खाने के बाद, फिर तीसरे एप्पल उसमें संतुष्टि और भी कम मिली। इसी कारण इसे संतुष्टि का आधारभूत नियम, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं इसको, या आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम भी कहते हैं, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। तो 3 नाम हो गए इसके। कौन कौन से? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, थर्ड इज फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। इसमें क्या क्या मान्यताएं हैं? ये लॉ कब लागू होता है? हमेशा लागू नहीं होता है, सोच के देखना। माप की इकाइयाँ मानक अर्थात सामान्य होनी चाहिए। जैसे चाय की बात करें तो 1 कप चाय, पहली कप चाय से जितनी संतुष्टि मिली तभी दूसरी कप चाय हम पिएं तो उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक एप्पल से जितनी संतुष्टि मिली दूसरे एप्पल से उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। आइसक्रीम मीन्स एक आइसक्रीम से जितनी संतुष्टि मिली दूसरी आइसक्रीम से उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब आप यहाँ आइसक्रीम का बाइट की बात नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि आइसक्रीम के एक बाइट से जितनी संतुष्टि मिली जी मुझे तो दूसरी बाइट से और भी ज़्यादा लगती है, मैंने तो इकाई बाइट लेऊंगा मैं। या एप्पल की एक एक पीस लेऊंगा जी, मैंने तो 10 फाँक कर ली उसे एक ही एप्पल की। तो पहली फाँक से जितनी संतुष्टि मिली दूसरी फाँक से उससे भी ज़्यादा हो सकता है मिल गई हो। या पानी है, जैसे पानी पीना है जी मुझे तो प्यास लग रही थी, तो मैं कहता हूँ कि डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा कि पहले गिलास से जितना पानी आप जितनी संतुष्टि मिलेगी पहला गिलास पानी पीने से, दूसरा गिलास पानी पीने से उतनी उससे कम संतुष्टि मिलेगी। आप कह रहे हो जी मैं तो शिप में लेता हूँ कि पहली घूंट में पहली शिप में जितनी संतुष्टि मिली तब तो मेरा गला भी गीला सा नहीं हुआ था, दूसरी घूंट में और ज़्यादा मज़ा आया, गला भी ठंडा सा हो गया, फिर तरसा हो गया, है ना। तो यहाँ इकाइयाँ कैसी होनी चाहिए बेटा? सामान्य। अर्थात पानी ले रहे हैं तो 1 गिलास, चाय ले रहे हैं 1 कप ले रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं तो 1 फाँक नहीं लेंगे, 1 एप्पल लेंगे इकाई के रूप में, है ना। और आइसक्रीम ले रहे हैं तो 1 2 3 आइसक्रीम लेंगे, ना कि 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट। रोटी ले रहे हैं तो 1 2 3 रोटी लेंगे, ना कि 1 टुकड़ा दूसरा टुकड़ा तीसरा टुकड़ा, ऐसा नहीं। सजातीय इकाइयाँ होनी चाहिए। इन सारी इकाई टेस्ट में, दिखने में, है ना, संतुष्टि में एक जैसी होनी चाहिए। आइसक्रीम यदि आप खा रहे हैं एक के बाद एक लगातार तो सारी आइसक्रीम कैसी होनी चाहिए? एक जैसी। ऐसा नहीं कि पहली आइसक्रीम तो खा ली आपने 10 रुपये वाली, अगली आइसक्रीम आप खा रहे हो फिर 50 रुपये वाली, है ना, बटर स्कॉच की या बहुत बढ़िया आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम, फिर आप कहते हो जी मुझे तो दूसरी आइसक्रीम से यूटिलिटी ज़्यादा मिली, तो मिलेंगी भाई।
ये नियम तब लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इकाइयाँ सहजाती है, सेम नहीं है। तो यूनिट्स कैसी होनी चाहिए? सेम। बटर स्कॉच खा रहे हो तो सारी बटर स्कॉच ही हो, वनीला हो तो सारी वनीला ही हो, रोटी जैसी हैं सारी, एप्पल सारे एक जैसे ही हों। पानी आप कह सकते हो जी एक, मैं तो गर्मी में आया था और बहुत अच्छी तगड़ी प्यास लग रही थी, छोटे भाई ने गर्म पानी ला के दे दिया, नॉर्मल वाटर ला के दे दिया। वो पी तो लिया मैंने प्यास में, इतना मज़ा नहीं आया। दूसरी बार फिर मंगाया मैंने कि फ्रिज से लेके आ ठंडा सा पानी, और गर्मी मैंने जब उसको पिया तो दूसरे गिलास पानी से और ज़्यादा मज़ा आया जी। मैंने तो इकाइयाँ भी माना की ली हैं, गिलास में ले रहा हूँ, लेकिन दूसरे गिलास से ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ इकाइयाँ कैसी नहीं है? सहजातीय नहीं है, एक जैसी इकाइयाँ होनी चाहिए। पानी ठंडा है तो सारा ठंडा ही हो, गर्म है गर्म ही, नॉर्मल है नॉर्मल ही पानी। उपभोग लगातार होना चाहिए। एक गिलास पानी पिया, अगला गिलास भी तभी पीना है। ऐसा नहीं कि एक गिलास सुबह पी लिया, फिर जी मैं तो बाहर घूमने चला गया था और गर्मी में 1 घंटा पार्क में प्रैक्टिस करके और अपना दौड़ लगा के तब आया मैं, आके मैंने फिर दूसरा गिलास पानी पिया, तो मुझे तो दूसरे गिलास से यूटिलिटी ज़्यादा मिली। तो वो उपभोग कैसा हुआ? लगातार नहीं हुआ ना। एक सुबह 8 बजे पिया, एक आप 11 बजे पी रहे हैं। उपभोग लगातार, एक ख़त्म हुआ दूसरा शुरू हो जाए, तब ये DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU तब लागू होगा। उपभोक्ता की मानसिक और सामाजिक स्थिति सामान्य होनी चाहिए। विवेकशील उपभोक्ता हो, समझदार हो, महसूस करता हो। पागल आदमी पे नियम लागू नहीं होते। समझते हो? जिसकी मानसिक अवस्था जो पूर्णतया फिट नहीं है मानसिक रूप से, मेंटली डिस्टर्ब है, वो उस पर भी ये नियम लागू नहीं होता। उसको हो सकता है दूसरे समोसे में ज़्यादा मज़ा आ जाए। देन यहाँ तक की बात हो गई आपसे। अब आगे बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो इस चैप्टर का नाम है। अभी उपभोक्ता की हमने बात कर ली। उपभोक्ता कौन होता है, कैसे कैसे चीज़ों का उपभोग करता है, मार्जिनल यूटिलिटी है ना। यूटिलिटी क्या होती है, कैसे चीज़ों में उसको संतुष्टि मिलती है, आनंद आता है। यहीं पे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन बात करूँ मैं आपसे। आप कई बार सोचते हैं, आपको पढ़ने में भी या सुनने में या आपके घर में कोई कहता होगा कि जी देखो क्या बुरा हाल हो रहा है, हैं, और यहाँ पे तो प्याज हमें 50-40 रुपए किलो मिल रही है, और नासिक महाराष्ट्र में जहाँ पैदा होती हैं वहाँ मंडी में 2 रुपए किलो मिल रही है। और देखो जी हमें कितना लूट रहे हैं लोग। 2 रुपए किलो प्याज, वहाँ प्याज का रेट 2 रुपए किलो है, और हमें गली में जो ठेली वाला है या जो दुकानदार है वो हमें 40 रुपए किलो दे रहा है। बेटा आप प्याज के पैसे नहीं दे रहे हैं, पैसे किसके दे रहे हैं? यूटिलिटी के। जो नासिक की थोक मंडी में प्याज 2 रुपए किलो में बिक रही हैं, वो प्याज आपके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि आप नासिक नहीं गए। आप नासिक नहीं जाकर प्याज खरीद के ला सकते। आपके लिए प्याज कौन सी उपयोगी है, कौन सी प्याज का उपयोग कर सकते हैं? जौन सी प्याज आपके घर के आसपास दुकान पे बिक रही है, वहाँ जो प्याज आपको जिस रेट में मिलेगी उसी रेट में आप लोगे। आपको ये देखना है कि ये प्याज मेरी सब्जी में डल के 40 रुपये खर्च करने से ज़्यादा दर्द होगा, या 1 किलो प्याज 1 हफ्ते तक सब्जी में डल के ज़्यादा संतुष्टि देगी। वहाँ ख़रीदारी करोगे। आपको लगेगा संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है तो ख़रीदारी करोगे, वरना तो नहीं करोगे। अर्थात चीज़ों की उपयोगिता का पैसा देते हैं, ना कि उस वस्तु का देते हैं। वो नासिक की मंडी में जो प्याज रखी हुई है वो हमारी पहुंच से दूर है। वो प्याज जब ट्रक में लोड होके घूम फिर के थोक मंडी और इधर उधर से घूमती हुई ठेली वाला आपके गली में आकर आवाज़ लगाएगा, वही प्याज तब आपके लिए उपयोगी होती है। तो आप पैसा उपयोगिता का देते हैं, अपनी यूटिलिटी का देते हैं, है ना। अब ये बात तो खैर ठीक है कि 2 रुपए किलो से 40 रुपए किलो बेचना उसके लिए गलत है, लेकिन फिर भी हम 40 रुपए किलो खरीद रहे हैं, क्योंकि उपयोगिता तो हमारी गली के दुकानदार के लिए की ही है, हमारे लिए। अब उपभोक्ता संतुलन की बात करें। अभी तक हमने ये चीज़ें कंज्यूम करी, आइसक्रीम खाई, आपने डोसा खाया, एप्पल खाया,
ये सारी चीज़ें जब आप कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, अभी तक कैसी कर रहे थे, फ्री की, अभी तो पैसे की बात ही नहीं की हमने, अभी तो हम एक शादी पार्टी में थे, वहाँ खा रहे थे ये चीज़ें, जेब से कुछ नहीं जाना था। अब हम उपभोक्ता की तरह बात करना शुरू करेंगे, तभी भी हमारा DU DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो रही थी। अब हम बात करेंगे एक उपभोक्ता की तरह कि एक उपभोक्ता जब पैसे भी खर्च कर रहा है तब उसका कैसे खर्च करेगा, क्या चीज़ खरीदेगा, कैसे संतुष्टि मिलेगी। अब आ गए हम बाजार में। तो उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। आप चाहते हो आपकी जेब में जो 50 रुपये जेब खर्च के मिले हैं एक हफ्ते के लिए, उन 50 रुपये को ऐसी जगह खर्च करूं जहां से मुझे अधिकतम संतुष्टि मिले। इज इट क्लियर? एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी गई आय को बाजार की कीमतों पर इस ढंग से खर्च करता है कि उसे कुल संतुष्टि अधिकतम प्राप्त हो, ज़्यादा से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिल्स मिलें उसे, और उसमें जब तक परिस्थितियों में ये गलत है, मैं कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता, परिस्थितियों में जब तक कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता जब तक कि परिस्थितियां ना बदल जाएं। तो बात कुछ क्लियर हुई कि आप अपना पैसा इस तरह से बाजार में खर्च करना चाहते हैं कि आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, ऐसा ही है। चलिए, अब ये कैसे कैसे होता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। भाई, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर ये क्या होती है, अभी बात करेंगे। वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन वस्तु की कीमत। इसमें थोड़ा सा क्लियर कट नहीं लिखा गया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X। X क्या है, कोई वस्तु, चाय, कॉफ़ी, है ना, आइसक्रीम, केला, सेब, कुछ भी कह सकते, अपॉन PX उस वस्तु के प्राइस ऑफ X। इसको हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X गुड्स एंड प्राइस ऑफ X। ये इसका फॉर्मूला हो गया कि कोई भी कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का एक वस्तु की स्थिति में, यदि एक ही वस्तु का कंज्यूम कर रहा है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आप घर से चले हैं, आज खाना खा के नहीं निकले हैं, आपकी जेब में 50 रुपये हैं, आपको भूख लग रही है, आप एक एप्पल खाते हैं, एप्पल खाने से आपकी भूख कुछ शांत हो जाएगी। दूसरा एप्पल भी खाएंगे, यदि भूख लग रही होगी तो खाएंगे। तो दूसरा एप्पल ये वस्तु की उसकी कीमत पे भी निर्भर। तो आप कितनी वस्तु खरीदेंगे वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, उस वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी, आपको पता है कि जैसे जैसे वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, पहला एप्पल खाएंगे, दूसरा एप्पल खाएंगे, तीसरा एप्पल खाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लो के कारण घटती जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, पैसे की सीमांत उपयोगिता। पहले इन तीनों की बात करते हैं। इन तीनों पे ही आपका सारा खेल निर्भर करता है कि आप उस दुकान से एप्पल खरीदेंगे, आइसक्रीम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। पहले हम बात करते हैं इसी में MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की। ये कहलाती है MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता
से अभिप्राय उपभोक्ता के लिए 1 रुपये के बराबर मूल्य से है। 1 रुपये के बराबर का मूल्य, ये क्या होता है? चलो देखते हैं। 1 रुपये से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की मानक टोकरी से प्राप्त उपयोगिता, जैसे हर एक के लिए अलग अलग होगी। मान लीजिए 1 रुपये में 1 रुपये की बात कर रहे हैं हम, इससे ये रेट वेट का ये मतलब हंसना मत इस बात पे कि बाज़ार में तो कुछ और ही रेट हैं, सर तो कुछ भी कह देते हैं, है ना। बाज़ार से रेट का मतलब नहीं है, हम यहाँ सिंपल बना के चलते हैं। इससे मान लीजिए एक एप्पल आता है, एक बनाना आता है, केला आता है, एक आइसक्रीम आती है, तो ये आपकी हो गई एक मानक टोकरी, है ना। या तो एक एप्पल, इस टोकरी में मैं क्या क्या रख दूं? एक एप्पल रख दूं, एक बनाना रख दूं इसमें, और एक आइसक्रीम रख दूं। ये आपकी मानक टोकरी हो गई, स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स हो गई। इन तीनों से इससे कितनी संतुष्टि मिल रही है, इससे कितनी संतुष्टि मिल रही है, आइसक्रीम से कितनी संतुष्टि मिल रही है। मान लीजिए एप्पल से आपको 12 यूटिल, बनाना से 10 यूटिल, आइसक्रीम से 15 यूटिल मिल रहे हैं, तो आपके लिए 1 रुपये की जो वैल्यू है, सीमांत उपयोगिता है, वो हो गई 15 यूटिल्स, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी है। ये हर एक के लिए अलग अलग होगी, ऐसा ही होगा। पहली चीज़ समझ आ गई मुद्रा की सीमांत। इसको मोटी भाषा में समझना चाहो, परिभाषा में तो यही लिखना पड़ेगा बेटा। मोटी भाषा में समझना चाहो तो आप ये कह सकते हो, रुपया खर्च करने में आपको कितना दर्द होता है, आप कितने कंजूस हैं। कुछ तो लोग होते हैं कि रुपया वैसे ही खर्च कर देते हैं, टिप्स में भी दे देते हैं। कुछ लोग बड़ा सोच सोच के, है ना, बाज़ार में भी बड़ा सौदा करके, नहीं जी 25 रुपये किलो आलू नहीं, है ना, और 50 रुपये के 2.5 किलो दे दो। हाँ, 50 रुपये के 2 किलो हुए ना 25 रुपये किलो से, नहीं 2.5 किलो दे दे तो 50 रुपये के ले लेंगे। तो इस तरह से सौदा करके, वो मैं ये नहीं कह रहा कंजूस बुरे होते हैं या पैसा खर्च करने वाले बहुत अच्छे होते हैं या वो बुरे होते हैं, कौन बुरा कौन अच्छा ये एक अलग चीज़ हो गई। केवल मेरा कहने का मतलब है कि पैसा खर्च करने पे दुख सभी को होता है, एक दर्द होता है ना। जेब से जब पैसा निकलता है तो दर्द तो होता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी है। किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, तो हर एक व्यक्ति के लिए मार्जिनल यूटिलिटी अलग अलग होगी। प्रत्येक उपभोक्ता के लिए ये अलग अलग है। आप में से भी सारे साथियों की अलग अलग है। कुछ साथी तो ऐसे होते हैं फटाक देसी पैसे खर्च कर देते हैं, दोस्तों पे भी खर्च कर देते हैं। कुछ साथी ऐसे होते हैं अपनी चीज़ भी मतलब दोस्तों को खिलाना पसंद नहीं करते। परंतु किसी भी उपभोक्ता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है। ये इम्पोर्टेंट है बेटा। मुद्रा पे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 रुपया खर्च करने में जितना दुख होता है, दूसरा रुपया खर्च करने में भी उतना ही होगा, तीसरा खर्च करने में भी उतना ही दुख होगा, है ना। ऐसा नहीं है एप्पल की तरह मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली गई, 18 से 16 हुई, 16 से 14 हुई और इस तरह से घटती चली गई। ऐसा नहीं होगा। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी समान ही रहती है। पहला रुपया खर्च करने में जितना दर्द होगा, 71 रुपीज़ या 101वां रुपया खर्च करने में भी उतना ही दुख होगा, उतनी ही संतुष्टि का त्याग करना पड़ेगा। अर्थात इस पर घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। इज इट क्लियर? यहाँ तक की बात। आगे बढ़ूँ। अब उपभोक्ता कैसे संतुलन करता है? मार्जिनल, आप इसमें देखिएगा इस फॉर्मूले में क्या क्या होगी बात। इस फॉर्मूले में बेटा जी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी समझ आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स
है ना। वस्तु की सीमांत उपयोगिता ऊपर पढ़ी थी हमने, प्राइस ऑफ एक्स, किसी वस्तु की कितनी कीमत है, ये तो हम समझते ही हैं, है ना। कोई एप्पल कभी 10 रुपये का, कभी 15 रुपये का, कभी 20 रुपये का। चलिए जी, अब उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति एक वस्तु की स्थिति में केवल हम एक ही वस्तु खरीदनी है, तब हम कैसे इक्विलिब्रियम में आएंगे। इन वन कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं। एक वस्तु की खरीद में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था तब प्राप्त करता है जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु से प्रति रुपये मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है। समझते हैं इसको। इसका फॉर्मूला वही वाला है जो पहले था, एम यू एम इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। ये अपॉन ऐसे लिखा नहीं जा रहा था, इसलिए ये वास्तव में कहाँ है, पी एक्स यहाँ पे है। इसको एक टेबल से समझते हैं। माना एक्स वस्तु की, कोई भी वस्तु है, वो एप्पल है, आइसक्रीम है, कुछ भी है, उसकी खरीद करनी है हमें। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 यूटिल है किसी व्यक्ति के लिए, है ना। मैं अपने लिए मान लेता हूँ, मेरे लिए 1 रुपया खर्च करने पर 2 यूटिल का मुझे दुख होता है, दर्द होता है, या संतुष्टि इतनी मैं खोता हूँ। बाकी मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की परिभाषा ये मैंने बताई थी कि 1 रुपये से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की मानक टोकरी से प्राप्त उपयोगिता रुपये की सीमांत उपयोगिता है। चलिए, मैं कितनी कीमत है बेटा वस्तु की, 2 रुपये की है। यहाँ मैंगो की बात कर लें। अब मान लीजिए आम की बात कर रहा हूँ मैं, मैंगो की। पहला आम खरीदता हूँ, उसकी कीमत कितनी है मैंगो की, 2 रुपये। मुझे आम बहुत पसंद है, पहला आम मैं खरीद के खाता हूँ, मुझे मिली 12 यूटिल्स की, 12 यूटिल्स मिले, इतनी उपयोगिता मिली। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कितना हो गया बेटा, एम यू एक्स कितना हो गया 12, पी एक्स कितना हो गया, इसके मूल्य कितना है 2, कैंसिल करूं 6 आ गया, तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स हो गया 6। अब मैं दूसरा एप्पल खरीदता हूँ, दूसरा मैंगो खरीदता हूँ। दूसरा मैंगो खरीदने पर, अब मैंने एक खा लिया ना, मैंगो तो गुड्स है, तो लाव डीएमयू लगेगा, लाव मार्जिनल डिमिनिशिंग लगेगा, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। दूसरे एप्पल से कुछ कम मिलेगी, कितनी मिली 6। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कितना हो जाएगा, 6/2, 3 हो गया। तीसरा एप्पल लिया, अब मार्जिनल यूटिलिटी और कम मिली मुझे, 4 ही मिली, तो 4/2 एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कितनी रह गई मेरी बेटा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कितनी रह गई 2। फिर चौथा मैंगो लेता हूँ मैं, चौथे मैंगो पे मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो जाती है, 2 ही रह जाती है, 2/2 1। पाँचवा, पेट तो भर चुका है, संतुष्टि मिल चुकी, 5वें से कितनी यूटिलिटी मिल रही है 0, तो 0/2 0। तो ये वाली टेबल समझ आ गई। अब एम यू एम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मेरे लिए कितनी है 2 रुपये, 2 यूटिल। समझ आ रही है बात। एम यू एम 2 यूटिल है। अब पी एक्स 2 थी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कितनी हो गई बेटा 6, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है मेरी 2। कौन सी संख्या बड़ी है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था बेटा मेरा एम यू एम इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। अब पहले एप्पल के केस में बात करूं, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, ये वाली 6, और एम यू एम की वैल्यू कितनी है, ये वाली 2, सॉरी ये वाली 2।
कौन सी संख्या बड़ी है? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बड़ा है एम यू एम से। तो ये वाला साइन इसीलिए लगा है, जिधर मुंह खुला होता है इसका वो चीज़ बड़ी होती है। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो क्या होगा भाई? उपभोक्ता संतुलन में है? नहीं है संतुलन। यहाँ उपभोक्ता संतुलन में नहीं है। संतुलन में तो इक्वल होने चाहिए ये दोनों। यहाँ इक्वल के बजाय क्या कंडीशन आ गई कि एम यू एम कम है और ये ज़्यादा है। इस स्थिति में क्या करेगा? जो कंज्यूमर है एक्स गुड्स और ख़रीदेगा, मैं मैंगो और ख़रीदूँगा। अगला मैंगो भी ख़रीद लिया मैंने, तब कितनी हो गई? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स 3। दूसरे केस में हो गई यहाँ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स हो गई 3 और ये हो गई 2। अभी भी ज़्यादा है, तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज़्यादा है किससे? एम यू एम से। दूसरा भी सामान खरीद लो। तीसरे पे आओ बेटा। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कितनी होगी? 2 और एम यू एम कितना है? 2। तो यहाँ 2 बराबर 2 इक्वल हो गए, खरीदूंगा। बैलेंस हो गया, संतुलन में आ गया। चौथा, यदि मैं एप्पल खरीदना चाहूँ, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स 1, एम यू एम 2, तो 1 और ये एम यू एम 2, ये बढ़ गई है। एम यू एम ज़्यादा हो गई बेटा यहाँ से, है ना, इक्वल हुई, फिर ये ज़्यादा हो गई, खरीदूंगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मेरे लिए ज़्यादा है और उसको खर्च करके जो वस्तु मिली उससे जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स आई वो कम है। यहाँ ख़रीदारी मैं बंद कर दूँगा। तो मैं कितने एप्पल खरीदूँगा बेटा? 3 एप्पल। समझ आई बात? केवल 3 एप्पल खरीदूँगा। चौथा एप्पल या मैंगो जो भी कुछ खरीद रहा था नहीं खरीदूँगा। अब इसी केस में हम एक नई चीज़ देख लेते हैं। बाय चांस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मेरी 2 यूटिल के बजाय 4 होती, तो ये 2 यूटिल नहीं है, 4 यूटिल है। उस कंडीशन में क्या हो जाता? यहाँ एम यू एक्स, एक टेबल में बना लूँ, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम होना चाहिए। एम यू एम, एम यू एम तो 2 ही है बेटा। पहले केस में क्या हो जाता है? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स 6 और यहाँ अब कितनी मान ली हमने? एम यू एम 4। तो ये 2 के बजाय कितना ले लूँ मैं? 4। कौन सी बड़ी है? यही बड़ी है। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बड़ा है, खरीदूँगा। दूसरे में कितनी मिल रहे हैं यूटिल? 3। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स 3 हो गए और ये कितने हैं? कितने मान रखे हैं मैंने? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 4। अब कौन बड़ा हो गया? तो यदि मेरे लिए, अर्थात मैं थोड़ा सा कंजूस हूँ और मेरे लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 4 है, 4 यूटिल्स है, तो निश्चित रूप से फिर मैं 1 ही खरीदूँगा। अब समझ आई बात? कि आम के ठेले पे कुछ लोग 1 किलो आम खरीदते हैं, कुछ लोग 4 किलो आम खरीदते हैं, कुछ लोग खरीदते ही नहीं हैं। कुछ लोग आज खरीद लेते हैं, अगले दिन नहीं खरीदते। आज आम सस्ता है तो खरीद लिया, अगले दिन महंगा हो गया, तो महंगा होने से क्या हुआ कि ये चीज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो सेम है, लेकिन पी एक्स बढ़ जाने से ये चीज़ कम हो जाती है, तो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है। हो सकता है 0 ही खरीदे। इसको एक बार दोबारा से ध्यान से समझना, देखना, तो आपको समझ आ जाएगी कि कुछ लोग ख़रीदारी 1 किलो करते हैं, कुछ 2 किलो करते हैं, कुछ उस ठेले के पास से गुजर जाते हैं, नहीं खरीदते हैं। तो वो क्यों नहीं खरीद रहा आपको क्लियर हो जाएगा। वो 5 किलो क्यों खरीद रहा है ये भी क्लियर हो जाएगा। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदते, बाज़ार में सारी चीज़ें थोड़ी खरीदते हैं। तो उपभोक्ता कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे
कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी किस में, एक वस्तु की स्थिति में की बात कर रहे थे कि एक वस्तु की स्थिति में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे कर रहे हैं। क्या क्या हुआ बेटा, पहली कंडीशन कि एक वस्तु की खरीद में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था तब प्राप्त करता है जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु से प्रति रुपये मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है, ये वाला फार्मूला। अब यदि ये बराबर नहीं है तो क्या करेगा, जब MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUM जो ये वाली कंडीशन थी बेटा ये वाली जो हमने अभी पढ़ी थी फर्स्ट एप्पल के लिए और सेकंड एप्पल के लिए, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो इक्वल होना चाहिए बेटा, इक्वल है नहीं, ग्रेटर देन या लेस देन है। तो उस वस्तु से प्रति रुपये मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अधिक है, ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पे कितनी मिल रही थी, यहाँ पे प्रति रुपया वस्तु से सीमांत उपयोगिता कितनी थी, 6, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता थी कितनी, 2। तो हमें ये ज़्यादा मिल रही है, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की अपेक्षा ज़्यादा है, ये वाली कंडीशन। इस स्थिति में वह वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, और यह प्रक्रिया जैसे जैसे चीज़ें बढ़ाता जाएगा, ज़्यादा चीज़ें खरीदता जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे ऐसे क्या होता रहेगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी MUX क्या होगी, घटती जाएगी। MUX घटेगी तो ये टोटल वैल्यू भी गिरती जाएगी, जैसा यहाँ देखा था हमने, 6 से कितनी हुई, 3 हुई, 3 से कितनी हो गई, 2, 2 से 1, 1 से 0। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक यह दोनों बराबर ना हो जाएं। जहाँ ये बराबर हो जाएंगे, इस वाले केस में कहाँ बराबर हुए, थर्ड पे, तो यहाँ उपभोक्ता संतुलन में हो जाएगा। अर्थात असंतुलित है, उपभोक्ता संतुलन में नहीं है, तो संतुलन होने के लिए या तो चीज़ें कम खरीदेगा या ज़्यादा खरीदेगा। यदि प्रति रुपया वस्तु से मिलने वाली प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है तो वो वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा। और यदि दूसरी स्थिति है, जैसा कि यहाँ छठी स्थिति, 5वीं स्थिति है, सीमांत उपयोगिता कैसी है, कम है, ऐसी स्थिति में भी उपभोक्ता संतुलन में नहीं है, क्योंकि इससे वस्तु से प्रति रुपये मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से कम है बेटा, कम नहीं, कम है। इस केस में क्या था, इस वाले केस में अधिक है, इस वाले केस में थी अधिक, इस वाले केस में हो गई कम। ऐसी स्थिति में क्या करेगा उपभोक्ता, वस्तु की इकाइयाँ नहीं खरीदेगा। अब वस्तु की इकाइयाँ नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, जब वस्तु नहीं खरीद रहा तो उस स्थिति में वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाएगी, और इससे अपेक्षाकृत प्रति रुपये कम उपयोगिता मिल रही है, इसीलिए नहीं खरीद रहा है। यह स्थिति तब तक रहेगी जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। जब वस्तु हम कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उस स्थिति में ये चीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो कम है ना ये, और जब ये बढ़ती रहेगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ वो अपनी खरीद बंद कर देगा, नहीं खरीदेगा, और यहाँ पर क्या है, अधिक खरीदेगा, अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करेगा। चलिए जी, दूसरी शर्त, उपभोक्ता संतुलन की दूसरी शर्त कि जैसे जैसे वस्तु के उपभोग में वृद्धि की जाती है, इससे प्राप्त MU गिरनी चाहिए, अर्थात घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होना चाहिए। यदि ये नियम लागू नहीं हो रहा है तो फिर उपभोक्ता कभी भी संतुलन में नहीं आएगा। जैसे ये है, इसी स्थिति में था, अब वो X की इकाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा खरीदता जा रहा है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि उसकी वस्तु की सीमांत उपयोगिता नहीं घट रही, क्योंकि उस पर DMU लागू नहीं हो रहा, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ लागू नहीं हो रहा है, तो वो खरीदता ही जाएगा। जब क्योंकि खरीदने से ये तो मार्जिनल यूटिलिटी तो कम हो नहीं रही, तो ये चीज़ भी कम नहीं होगी, ये हमेशा ही अधिक बनी रहेगी और ख़रीदता ही रहेगा। तो दूसरी चीज़ केवल इतने से भी आपका काम चल जाएगा
कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में, तो आप केवल इतनी बातें लिखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सेट बना लो इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर ही एक वस्तु या दो वस्तु की स्थिति में आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप इसको सेट कर लो, क्या क्या लिखना है आपको। इसमें केवल आपको इतनी बातें लिखनी हैं कि एक वस्तु की खरीद में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु से प्रति रुपये मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है। ये फॉर्मूला लिखोगे, पहली कंडीशन हो गई। बस ये सारी कुछ कहानी समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस पहली कंडीशन के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट ये आप पूरा लिखेंगे, दूसरा पार्ट ये वाला तब पूरा लिखेंगे। तीसरे आप जो दूसरी कंडीशन है केवल इतना लिखने से काम चल जाएगा। चौथी कंडीशन तो ये है ही, बस इतना लिख देंगे, आपके 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, पूरा बन जाएगी बात। अब बात करते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति दो वस्तुओं की स्थिति में। अभी उपभोक्ता संतुलन किस में कर रहे थे हम? एक वस्तु की स्थिति में। ये कितनी वस्तुओं की स्थिति में कर रहे हैं हम? 2 कमोडिटीज, 2 गुड्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटीज। फॉर्मूला थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा, समझ लो ये कहाँ से आया। इसका फॉर्मूला है ये वाला बेटा। क्या था हमारा एक वस्तु की स्थिति में? MUX इज इक्वल टू MUM अपॉन PX। सॉरी, ये था MUM बराबर MUX अपॉन PX। दूसरी वस्तु के लिए क्या बनाएंगे हम? MUM बराबर MUY, मान लीजिए सेकंड कमोडिटी Y है, अपॉन PY। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी MUM के बराबर, ये भी MUM के बराबर, तो इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो दो वस्तु की स्थिति में ये वाली कंडीशन हो गई जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ये वाली कंडीशन है, अपॉन है बेटा ये। तो पहली कंडीशन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई दोनों वस्तुओं की अंतिम इकाई से मिलने वाली प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। दोनों से जो प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता कौन सी होती है? MUX अपॉन PX। यही तो पड़ी थी पहले वाले में, एक वस्तु की स्थिति में। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अब यदि बराबर नहीं है तो ए स्थिति, जब MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का निशान है, ग्रेटर देन MU अपॉन PY। ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन PX इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन PY। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बड़ी है। इस स्थिति में उपभोक्ता X की अधिक मात्रा खरीदेगा, जिसके कारण उससे प्राप्त होने वाली प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता में कमी आएगी। किसकी खरीद अधिक कर रहा है? X की। तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाएगी, तो ये चीज़ कम होती जाएगी। ये ज़्यादा थी, जब ज़्यादा खरीदेगा तो ये कम होगी, और ये स्थिति तब तक चलती रहेगी जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो Y से प्रति रुपये मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में वृद्धि होगी, और यह स्थिति तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं, ये वाली स्थिति ना आ जाए। ये वाली। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। यदि MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY, तो इसमें कौन सी वस्तु की ज़्यादा खरीद करेगा? वो X की कम करेगा, क्योंकि ये कम है, Y की ज़्यादा करेगा।
तो ये उपभोक्ता एक्स वस्तु की कम तथा वाई वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा, जिससे वाई से मिलने वाली प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी और एक्स से मिलने वाली प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाएगी। यह स्थिति जब तक चलती रहेगी जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। इसका मतलब दो स्थिति हैं बेटा। एक याद करने के लिए हम क्या करें, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। जिधर ये बड़ा है उसी की खरीद ज़्यादा करेगा। ये वाला मुंह खुला हुआ है इसका, तो किसकी खरीद ज़्यादा करेगा, इसकी खरीद ज़्यादा करेगा, एक्स की खरीद ज़्यादा करेगा। और यदि ये निशान इस तरह से लगा दूं मैं, तो अब की बार मुंह खुला हुआ किधर है, जिधर मुंह खुला हुआ उसकी खरीद ज़्यादा करेगा। अब की बार किसकी खरीद ज़्यादा कर लेगा, वाई की खरीद ज़्यादा कर लेगा। क्लियर बात हो गई, दोनों स्थिति समझ आ गई। सेकंड कंडीशन, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होना चाहिए, वही पहले वाला ही है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहनी चाहिए, पहले वाला ही है। तो इसका मतलब दोनों में केवल पहले वाले में जो पहली शर्त है इसी में ही फ़र्क है। वहाँ एक वस्तु थी, यहाँ कितनी वस्तु है, दो। दूसरी और तीसरी शर्त लगभग सेम है। चलिए जी, आज यहीं तक बात करते हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करते हैं फ़िलहाल हम, है ना। तटस्थता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको आईसी भी बोलते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक का आप होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इनको ज़रूर इसमें से छांटिएगा, बुक में से छांटिएगा। इनको करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें मैं स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, इसका होमवर्क करने में आपको आसानी रहेगी। स्क्रीनशॉट में आप ये वाले क्वेश्चन ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, उपयोगिता क्या है, व्हाट इज़ यूटिलिटी, है ना। गिव रिलेशनशिप्स बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक हो गई बात। व्हाट इज यूटिलिटी, गिव रिलेशनशिप्स बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताए। सीमांत उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था, इनका आपस में टीयू का और एमयू का रिलेशन पूछा है। यहाँ पर हमने डेफिनेशन पूछी है, डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी। और दूसरी चीज़, एक्सप्लेन द डीएमयू, ह्रासमान घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले हमें एमयू की डेफिनेशन बतानी है, मार्जिनल यूटिलिटी की। दोबारा हमें डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ बताना है। तीसरा क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक वस्तु की स्थिति में इसकी शर्तें बताइए। गिव द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी कंडीशंस। उपभोक्ता संतुलन की प्रारंभिक स्थिति में है। शुरू में मान लिया हमने कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। मान लीजिए 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। सपोज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी इज इंक्रीजिंग फॉर दैट पर्सन, देन commodity demanded by that person will be increase or decrease। मांगी गई मात्रा, जो वस्तु कितनी मांग रहा है, वो 1 किलो मांग रहा है, 2 किलो मांग रहा है, या एक वस्तु मांग रहा है, 2 मांग रहा है, 3 मांग रहा है, उनमें क्या वृद्धि होगी या कमी होगी। ये मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में यहाँ पर बेटा समझाया था यही बात। अभी जब हम बात कर रहे थे उसमें मैंने ये आपको बताई थी। कहाँ बताई थी ये बात,
बेटा जी आपको बताई थी मैंने यहाँ पे जब ये कहा था कि मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मेरे लिए 2 से 4 रुपये हो जाए, 4 यूटिल हो जाए, तो क्या होगा। तो मैंने एग्जांपल बताया था मैं एक ही खरीदूंगा, वस्तु कम खरीदना शुरू कर दूंगा। क्यों खरीदना शुरू कर दूंगा ये भी मैंने एक्सप्लेन करके दिया था आपको, देखिएगा उसको, है ना, ध्यान से समझिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज, एक उपभोक्ता केवल 2 वस्तुओं का उपभोग करता है, उपयोगिता दृष्टिकोण की सहायता से उसके संतुलन की व्याख्या कीजिए। ए कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 commodities, एक्सप्लेन इट्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। ये वाला 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा है, ये वाला उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति 2 वस्तुओं की स्थिति में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 commodities। ठीक हो गई बात, समझ आ गई। तो आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 अभी नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होंगे उसमें बताए जाएंगे। फ़िलहाल आप ये 5 क्वेश्चन करिएगा और करके अपने टीचर्स को, अपने जो भी आपको पढ़ाते हैं उनकी फ़ोटो व्हाट्सएप पे उन्हें आप भेज सकते हैं, चेक करा सकते हैं कि आपके क्वेश्चन ठीक हैं या गलत हैं। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आप चाहें तो इसके वीडियो के कमेंट्स में कुछ सजेशंस दे सकते हैं कि आप और अच्छा लेक्चर ये कैसे बनाया जा सकता है, मीन्स इसकी हम टाइम और बढ़ा दें, कम कर दें, है ना, एक्सप्लेन और ज़्यादा करें या कुछ फास्ट चलें, जल्दी जल्दी पढ़ा दें, है ना, इस तरह के सजेशंस आप, या ठीक चल रहे हैं हम, ठीक पढ़ा रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, तो अपने सुझाव दे सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सब ने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चले। हैप्पी लर्निंग।